हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नई शिक्षा नीति के बारे में, जिसके लिए सुझाव 2015 से ही लिए जा रहे थे और जो कि अब जाकर 2020 29 जुलाई को हमारे प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में उनके कैबिनेट में नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नई शिक्षा नीति को तैयार करने का मसौदा पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में तैयार किया गया था। दोस्तों, जो नई शिक्षा नीति आई है और जो पुरानी शिक्षा नीति है, उन दोनों में क्या अंतर है और नई शिक्षा नीति को लाने की क्यों ज़रूरत पड़ी और किस तरह से अब आने वाले समय में शिक्षा को लेकर क्या क्या बदलाव किए जाएंगे, वो सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर बात करते हैं पुरानी शिक्षा नीति, जो कि 1986 की शिक्षा नीति है, जो कि राजीव गांधी जी के कार्यकाल में बनाई गई थी, जिसमें नरसिम्हा राव जी ने 1992 में कुछ बदलाव किए थे। तो इस तरह से 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को बदलते हुए परिदृश्य के साथ बदलने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि आज का समय बदल रहा है और जो हमारे टीचिंग का पैटर्न है, जो हमारी एजुकेशन है, एजुकेशन क्वालिटी है, उसको बढ़ाने की आज ज़रूरत है। इसलिए नई शिक्षा नीति को लाया गया है और इसमें किस तरीके से बदलाव किया गया है, इस बदलाव में क्या क्या प्रमुख बिंदु हैं, वो हम आगे इस वीडियो में एक एक करके देखेंगे। पहला प्रमुख बिंदु है नई शिक्षा नीति 2020। प्रमुख पॉइंट एक नज़र में हम देखते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च किया जाएगा, जो कि अभी 4.43% ही था, जो कि अब बढ़ा दिया जाएगा। दूसरा है, अब 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में होगी। जी हाँ बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं उनको एजुकेशन जो दी जाएगी वो उनकी मदर टंग में ही दी जाएगी, मातृभाषा में दी जाएगी, जिससे बच्चे अच्छी तरीके से चीज़ों को सीख सके, समझ सके, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर बच्चों को बहुत सारी चीज़ें समझने में दिक्कत भी आती हैं। तीसरा इसका प्रमुख बिंदु है मानव संसाधन मंत्रालय, जिसका नाम बदलकर अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अतः जो हमारे रमेश पोखरियाल जी हैं, जो एचआरडी मिनिस्टर हैं, वो अब देश के शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। फोर्थ पॉइंट है, लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एक एकल निकाय के रूप में भारत उच्च शिक्षा आयोग HECI का गठन किया जाएगा। अर्थात उच्च शिक्षा के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा, मतलब सारा एक ही कोई कमेटी इसको आगे कार्यान्वित करेगी। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएंगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। सीटें इसलिए जोड़ी जा रही हैं कि लोग बुनियादी शिक्षा से और उच्च शिक्षा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। पांचवा है, छठी क्लास से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। इसके लिए इच्छुक छात्रों को 6वीं कक्षा के बाद ही इंटर्नशिप कराई जाएगी। छठा है, म्यूजिक और आर्ट्स को पाठ्यक्रम में शामिल कर बढ़ावा दिया जाएगा। बच्चों को म्यूज़िक जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होती हैं उससे जोड़ा जाएगा, जिससे कि बच्चे और भी चीज़ें अच्छे से सीख सके। पढ़ाई के अलावा भी उनके पास अच्छी स्किल्स हों, जिसको वो अच्छे से सीख कर अपने आने वाली ज़िंदगी में उपयोग कर सके। 7 पॉइंट है, पाठ्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक राष्ट्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी फोरम NETF बनाया जा रहा है, जिसके लिए वर्चुअल लैब विकसित की जा रही है। दोस्तों, आज देख रहे हैं, आज हम सभी पूरा वर्ल्ड एक बीमारी से जूझ रहा है, जिससे कि जो एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, डेली क्लासेस नहीं चल पा रही हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, जिससे कि बिना रुकावट के बच्चे अपनी एजुकेशन को पूरा कर सके। 8वां पॉइंट है, वर्ष 2030 तक उच्च शिक्षा में फीसद सकत नामांकन JER ग्रोस इनरोलमेंट रेशो 50% पहुंचाने का लक्ष्य है, जो कि वर्ष 2018 में 26.3% था। जी हाँ, सबको शिक्षा से जोड़ने के लिए और नामांकन बढ़ाने के लिए वर्ष 2030 तक ये लक्ष्य रखा गया है, जिसे पूरा करने का उद्देश्य है।
जो 9वां पॉइंट है, नई शिक्षा नीति 2020 का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम लागू होना। भी ये क्या है? मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम क्या है? यदि कोई छात्र, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई छात्र है वो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, 6वें सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारण से आगे की पढ़ाई नहीं कर पाता है, तो आपको क्या होता था, बीच में पढ़ाई छोड़ देने से आपको कुछ मिलता नहीं था। लेकिन अब क्या होगा, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम से क्या होगा, 1 साल पढ़ाई के बाद पढ़ाई छोड़ने पर भी सर्टिफिकेट मिलेगा। साल के बाद डिप्लोमा और 3-4 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का डिग्री भी मिल जाएगी। मतलब आप उसको कंटिन्यू करते हो तो आपको उसकी डिग्री भी मिलेगी। इससे आपकी पढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपने जहाँ से पढ़ाई छोड़ी थी आप वहीं से उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे देश में ड्रॉप आउट रेशो, जो बच्चे छोड़ देते थे, जो लोग पढ़ाई अपनी पूरी नहीं कर पाते थे, फिर से उन्हें शुरू करना पड़ता था, इससे क्या होगा, ड्रॉप आउट जो रेशो है वो बहुत ही कम हो जाएगा और लोग अधिक से अधिक जुड़ सकेंगे शिक्षा से। 10वां जो पॉइंट है, अगर कोई छात्र किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो वो पहले कोर्स से एक खास निश्चित समय तक ब्रेक ले सकता है। इसका मतलब ये है कि वो पहले कोर्स को पूरी तरह नहीं छोड़ेगा, वो उसे भी पूरा कर सकता है, बस उसे एक ब्रेक लेना पड़ेगा और वो दूसरा कोर्स क्या कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है और कंटिन्यू कर सकता है। जो 11वां पॉइंट है, अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टैंडर्ड लोन इंस्टीट्यूट के अलग अलग नियम हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सभी के लिए समान नियम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक देश एक नियम लागू हो जाएगा। सभी के लिए जो एजुकेशन पॉलिसी है वो एक समान नज़रिए से काम करेगी। जो 12वां पॉइंट है, देश में शोध, जो रिसर्च है, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका के NSF, नेशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन NRF की स्थापना की जाएगी। NRF की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को बढ़ावा देना है। मतलब रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना है। यह स्वतंत्र रूप से सरकार द्वारा एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा शासित होगा और बड़े प्रोजेक्टों को फाइनेंस करेगा, जिससे कि लोग रिसर्च की ओर और से और अधिक जुड़ पाएंगे और देश के विकास में बहुत ही मदद मिलेगी। तो दोस्तों ये थे मेन पॉइंट्स और भी हैं और इसको लेकर आगे और वीडियो बनते रहेंगे। आप इन सभी बिंदुओं को अच्छे से समझ लें और आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे शेयर ज़रूर करें और इस टॉपिक पे आने वाले समय में 2-3 वीडियो और आएंगे, तो जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।